जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए एक शानदार क्लास। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आपका 1 सितंबर से 29 सितंबर तक चलने वाला है और आप सभी के लिए ये सेशन शानदार साबित होने वाला है, क्योंकि एसएससी एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनके जो टॉप 50 प्रश्न बने हैं, आपके एग्जाम में इन 50 प्रश्नों से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, 1 सितंबर से 29 सितंबर के बीच यदि किसी भी विद्यार्थी का एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो उसके लिए ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। दोस्तों, इस क्लास में हम जीएस जीके और स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस न करना। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कुछ इस तरह से प्रश्न रहेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इमोर्टल ऑफ मेलुआ पुस्तक के लेखक कौन है? भारत जनगणना अधिनियम कब आया था? गणगौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष आया था? और बाराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? और दोस्तों, आज आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस में यहीं से छपने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? देखिए, अगर बात कर ली जाए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की, तो इसका आयोजन दोस्तों यूएसए में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? याद रखेंगे, यूएसए में हुआ था। और दोस्तों, इससे संबंधित करंट अफेयर पूछा जा सकता है। 2023 में अभी जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है, ये आपकी बुडापेस्ट में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? याद रखेंगे, बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, हंगरी में। कहाँ पर पड़ता है? हंगरी में। तो हंगरी देश में 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है, जबकि 2022 में याद रखेंगे दोस्तों ये हुई थी यूएसए में। और इन खेलों में दोस्तों भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था, जबकि 2023 में नीरज चोपड़ा ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। ये दोनों करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, खारची मेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। अगर बात कर लें खारची मेला त्योहार की दोस्तों, ये त्रिपुरा राज्य का एक प्रमुख त्योहार है, इसको याद रखना है। त्रिपुरा के प्रसिद्ध 14 देवी देवताओं की पूजा इसमें की जाती है। दोस्तों, त्रिपुरा में 14 देवी देवता प्रसिद्ध हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है खारची मेला त्योहार में। याद रखेंगे, इसके अतिरिक्त त्रिपुरा में आपका गरिया पूजा, ममिता महोत्सव आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे त्यौहार इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, 1999 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए, अगर क्वेश्चन वाद्य यंत्र से पूछा जाए और पंडित रविशंकर ना पूछा जाए तो ये बिल्कुल बेकार है। देखिए, पंडित रविशंकर जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि भारत में वाद्य यंत्र से संबंधित मशहूर सितार वादक एवं संगीतकार थे आपके पंडित रविशंकर। कौन थे? तो याद रखेंगे, ये दोस्तों सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं और संगीतकार थे। इनकी खूबसूरत कला के लिए भारत सरकार ने 1999 में दोस्तों इन्हें भारत रत्न दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे पूछा जाएगा, या तो पूछेगा इनको भारत रत्न कब मिला, या पूछेगा यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यह क्वेश्चन ज्योग्राफी से नदियों से पूछा जाता है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदी आपकी अरब सागर में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सर्वप्रथम आपका नाम आता है ब्रह्मपुत्र का, गंगा का, स्वर्णरेखा का, हुगली का, महानदी का, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी। ये जो सारी की सारी दोस्तों नदियां हैं, ये जितनी भी नदियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी वे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली ये नदियां हैं। इसके अतिरिक्त आपसे यदि पूछ ले कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो अरब सागर में याद रखना है दोस्तों आपकी नर्मदा हो जाएगी। ठीक है, नर्मदा के अलावा हो जाएगी ताप्ती, ताप्ती हो जाएगी, एक भोगवा नदी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? तो याद रखना है भोगवा नदी, ये गुजरात में पड़ती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपकी सरस्वती नदी हो जाएगी, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, सरस्वती हो जाएगी। इसके अतिरिक्त लूनी नदी हो जाएगी, ये भी कच्छ की खाड़ी में गिरती है, जो अरब सागर का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त आपकी नदी हो जाएगी पेरियार। कौन सी? पेरियार। ये नदी भी दोस्तों आपकी केरल में पाई जाती है और कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है अशोक के शिलालेखों में कितनी भाषाओं में लिखा गया है, यानी कि जो अशोक के शिलालेख हैं इनको कितनी भाषाओं में लिखा गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों की बात की जाए तो अधिकांश शिलालेख आपके 3 भाषाओं में मिलते हैं। ठीक है, 3 भाषाओं में लिखे हुए हैं। इनमें से आपकी प्राकृत भाषा, यूनानी भाषा और अरमाइक भाषा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यूनानी, प्राकृतिक और अरमाई, ये सारी की सारी भाषाएं अशोक के किसमें मिलती हैं, तो शिलालेखों में मिलती हैं। और जब बात कर लें इनके लिपि की, तो इनकी लिपियों में दोस्तों खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रमुख रूप से आ जाती हैं। तो ये भी याद रखना है, प्राकृत भाषा के लिखे गए शिलालेखों में जो मुख्य रूप से हैं खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि पाई जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष आया था। दोस्तों अगर बात कर लें जनगणना अधिनियम की, तो जनगणना अधिनियम भारत में 1948 में आया था। ये जो एक्ट था आपका, ये आपका 1948 में आया था और 1948 में 37 नंबर का था, 37वें नंबर का एक्ट था। इसके बाद इसे पूरे भारत में लागू किया गया और 1872 में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी। और इस समय जो वायसराय था दोस्तों वो कौन था, आप याद रखेंगे, लॉर्ड मेयो था। कौन था, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या होती है, जनगणना की शुरुआत होती है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है। एसएससी एमटीएस ने इस क्वेश्चन को कम से कम 4 बार पूछा है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है। अगर बात कर ले व्हाइट टाइगर उपन्यास की दोस्तों, तो व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक है दोस्तों अरविंद अडिगा। कौन है, अरविंद अडिगा इसके लेखक हैं और इस उपन्यास का प्रकाशन 2008 में होता है, ये भी याद रखना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने सिलेक्शन डे, बिटवीन द एसेसिनेशन नामक आदि पुस्तकों का विमोचन किया। यानी कि बिटवीन द एसेसिनेशन और सिलेक्शन डे, ये जो पुस्तकें हैं दोस्तों ये अरविंद अडिगा की हैं और व्हाइट टाइगर भी अरविंद अडिगा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका प्रसिद्ध नारा है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगर बात कर लें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। कहाँ दिया गया था, तो म्यांमार की पुरानी राजधानी हुआ करती थी रंगून, और रंगून में इन्होंने भाषण देते हुए अपने सैनिकों में जोश भरते हुए कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और यह घटना वर्ष 1944 की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कितने किसान समृद्धि केंद्र खोले हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको भी याद रखेंगे। तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र दोस्तों 600 से अधिक खोले गए हैं। ऑप्शन में दिया जाएगा 600 से अधिक, 500 से अधिक, 400 से अधिक, 300 से अधिक। तो आपको लगाना है 600 से अधिक किसान समृद्धि केंद्र खोले गए हैं। किसान समृद्धि केंद्रों में फायदा क्या होगा, तो एक छत के नीचे दोस्तों बीज और फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं। यानी कि ऐसे केंद्र जैसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपनी देसी भाषा में सोसाइटी वगैरह कहते हैं, जहाँ पर हमें खाद मिलती है, बीज मिलती है और विभिन्न प्रकार के केमिकल रसायन मिलते हैं, जिससे हमारी खेती में क्या होती है, उपज बढ़ सकती है। तो इसके लिए किसान समृद्धि केंद्र प्रधानमंत्री जी के द्वारा खोले गए हैं 2022 में। कह रहा है मिट्टी आदि की जांच सुविधाएं भी किसानों को यहाँ पर मिल सकेंगी, ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंखों के लिए उपयोगी होता है। तो दोस्तों आंखों के लिए उपयोगी विटामिन की बात कर लें दोस्तों, ये होता है विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि जो विटामिन ए होता है इसकी कमी से होता है दोस्तों रतौंधी नामक बीमारी। आंखों की कमी को दूर करने के लिए विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन बी, सी और ई भी आंखों के लिए लाभदायक माने जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। और विटामिन की खोज की बात की जाए तो सीएम फंग, काश्मीर फंग के नामक व्यक्ति के द्वारा 1912 में की गई थी। ठीक है, 1912 में सीएम फंग के द्वारा 1912 में विटामिन की खोज की गई थी, इसको याद रखना है। और विटामिन जो बी सी है ये आपके दोस्तों जल में घुलनशील है, जबकि बाद बाकी जो अडेक, जैसे हम अडेक पढ़ते हैं एडीई के, ये दोस्तों आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। कहां पर हुआ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। कह रहा है इस मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजन हुआ है और महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य सहित कुल 161 पदक जीते हैं। जबकि हरियाणा ने 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य सहित 128 पदक जीते हैं। और मध्य प्रदेश ने 39 स्वर्ण, 30 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 46 पदक जीते हैं। तो पहले स्थान पर आपका महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कौन सा क्रम था, 5वां क्रम था, मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष आया था।
अगर बात कर लेते हैं किशोर न्याय अधिनियम की दोस्तों, ये आपका वर्ष 1986 में पहली बार लागू किया गया था। किशोर न्याय अधिनियम वर्ष 1986 में पहली बार लागू किया गया, जबकि दोबारा इसे बच्चों की देखभाल और संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2000 में लागू किया था। इसके बाद इस कानून पर विवाद हुआ और भारत सरकार ने पुनः 2015 में किशोर न्याय अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित कर दिया और 2021 में भारत सरकार ने भी इसमें कुछ संशोधन किए। यानी कि किशोर न्याय अधिनियम पहली बार पूछेगा तो कब आया था, 1986 में आया था, और लेटेस्ट कब आया है तो 2021 में आया है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम का सुप्रसिद्ध मंदिर है। तो असम में दोस्तों कामाख्या माता मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस मंदिर में दोस्तों योनि की पूजा की जाती है। इस मंदिर में जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो वह इस आक्रमण को सैनिकों को बहुत नुकसान हुआ। यानी कि जो औरंगजेब के शासक थे, औरंगजेब जो शासक था उसके जो सैनिक थे, इनके द्वारा जब आक्रमण किया गया इस मंदिर पर, तो औरंगजेब के जो सैनिक थे वो इस मंदिर पर आक्रमण जब करने गए तो उन लोगों को कई सैनिक खोने पड़े और बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ था। तब औरंगजेब के द्वारा एकमात्र ऐसा मंदिर है, इसका पुनः निर्माण करवाया गया। याद रखेंगे, जब इसको कुछ हिस्सा तोड़ फोड़ दिया तो कामाख्या माता मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है चोरी चोरा की घटना किस वर्ष हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोरी चोरा की अगर घटना की बात की जाए दोस्तों, ये 4 फरवरी 1922 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना हुई थी। इस दौरान क्रांतिकारियों ने चोरी चोरा पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें कुल 21 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। यानी कि इसको कहेंगे 20+1। एक इसमें दरोगा था जिसका नाम गुप्तेश्वर था, और 20 पुलिस वाले थे। ये सारे के सारे इसी चौकी में जल करके क्या हो गए थे? राख हो गए थे। ठीक है। इससे आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा क्या ले लिया? असहयोग आंदोलन वापस। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इस समय गांधी जी बरदौली गुजरात में थे। और बात करें अगर असहयोग आंदोलन की दोस्तों, तो 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संसद में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता था। ये क्वेश्चन पास्ट का हो गया है। कह रहा है संसद में ऐसे कितने एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे जिनको क्या किया जाता था? संसद में मनोनीत किया जाता था। तो दोस्तों उस समय राष्ट्रपति के द्वारा, पिछले समय जब 104वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, तो उससे पहले एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, याद रखेंगे। और राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जाता था। कहाँ पर किए जाते थे? तो लोकसभा में किए जाते थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यह जो प्रावधान था अनुच्छेद 331 के तहत ये शुरू किया गया था। राष्ट्रपति जी इसे मनोनीत करते थे, परंतु 104वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है वैदिक सभ्यता में कौन से देवता को युद्ध का देवता कहा जाता है। ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। अगर बात कर लें एंशिएंट हिस्ट्री की, तो इसमें वैदिक सिविलाइजेशन से कह रहा है कि युद्ध का देवता कौन से देवता को कहा जाता है। तो अगर बात कर लें दोस्तों वैदिक ग्रंथों की, तो वैदिक ग्रंथों में देवराज इंद्र को तूफान का देवता या फिर युद्ध का देवता कहा जाता है। ये याद रखेंगे, तूफान का देवता या फिर युद्ध का देवता देवराज इंद्र को कहा जाता है। और ऋग्वेद में ये क्वेश्चन याद रखेंगे, क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया कि ऋग्वेद में इंद्र के शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ। तो 250 शब्दों में इंद्र की स्थिति का उल्लेख किया गया है। यानी कि 250 बार आपका इंद्र का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है। तो एकल नागरिकता की अगर बात कर लें, ये दोस्तों प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से अपनाया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से अपनाया गया है। और एकल नागरिकता दोस्तों पूरे भारत में लागू है। यानी कि एक भारत का जो नागरिक होगा उसे केवल भारत की नागरिकता मिलेगी। दोस्तों अगर कोई भारतीय नागरिक कहीं और की नागरिकता लेता है तो भारत की जो नागरिकता होगी वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको जाना है कनाडा और आपने कनाडा की नागरिकता ले ली, तो आपकी जो नागरिकता होगी वो भारत सरकार के द्वारा स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भरतनाट्यम की प्रमुख नृत्यांगना है। ठीक है, अगर बात कर ली जाए भरतनाट्यम की नृत्यांगनाओं में, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये हो जाएंगी प्रमुख कलाकारों में आपकी सबसे पहले तो बैजंती माला, मालविका सरकार, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, टी बाला सरस्वती और यामिनी कृष्णमूर्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से आपको एक ना एक नाम देखने को मिलेगा एग्जाम में कि ये कौन से नृत्य से संबंधित है। तो इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, जिनमें बैजंती माला, मालविका सरकार, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई और आपकी लीला सैमसन, बाला सरस्वती और यामिनी कृष्णमूर्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है पद्मश्री से सम्मानित भारत की प्रथम महिला या अभिनेत्री कौन थी। तो पहली बार जो दोस्तों पद्मश्री था ये आपका दिया गया था नरगिस दत्त को। किसको दिया गया था? पहला पद्मश्री दोस्तों नरगिस दत्त को दिया गया था। और कह रहा है जो पहली महिला थी, देखिए पहला पद्मश्री नहीं, पहली महिला ऐसी थी जिन्हें पद्मश्री मिला था, तो वो आपकी नरगिस दत्त थी। ये थी एक एक्टर। भारत सरकार के द्वारा भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था नरगिस दत्त को, और साल 1958 में इन्हें यह पुरस्कार मिला था। ये भी याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। अगर बात कर लेते हैं वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट के बारे में, तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? इसके जो मंत्री हैं दोस्तों ये पुरुषोत्तम रूपाला हैं। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। और पुरुषोत्तम रूपाला ने दोस्तों शुरुआत की थी किसकी? तो आप याद रखेंगे वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की, डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय, पुरुषोत्तम रूपाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत बेंगलुरु में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है महावीर स्वामी कौन से क्रम के जैन तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी की अगर बात की जाए, इनके जन्म की बात की जाए दोस्तों 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म मिला था। ठीक है, जन्म हुआ था। और कहीं कहीं माना जाता है कि 599 ईसा पूर्व, ये भी डेट याद रखेंगे। अगर 540 ना मिले तो 599 ईसा पूर्व भी माना जाता है। जो एग्जैक्टली एनसीईआरटी के द्वारा माना गया है 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे चलकर महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर बने थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये याद रखेंगे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जैन धर्म में 5 सिद्धांत होते हैं, जिनमें आपका होता है सत्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सत्य, दूसरा होता है दोस्तों अहिंसा, और तीसरा होता है अस्तेय। क्या होता है? अस्तेय। और चौथा क्या होता है? अपरिग्रह। क्या होता है? अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह होता है। और पांचवा जो होता है ये होता है ब्रह्मचर्य। ये याद रखेंगे। और ये जो ब्रह्मचर्य नामक आपका पांचवा आर्य सत्यव्रत था, यानी कि जो सिद्धांत था, पांचवा सिद्धांत, ये आपका महावीर स्वामी ने ही जोड़ा था। इससे पहले 4 हुआ करते थे, लेकिन पांचवा जो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत था ये किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में 24वें नंबर के तीर्थंकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है जीडीपी में डी से क्या तात्पर्य है। अगर बात कर लेते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी का पूरा रूप होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका जीडीपी का पूर्ण रूप होता है। यानी कि हिंदी में से कहते हैं दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, अगर किसी देश की बात की जाए तो एक साल में पैदा होने वाली सभी वस्तुओं एवं सामानों तथा सेवाओं की कुल वैल्यू को क्या कहते हैं दोस्तों? जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एक साल में किसी भी देश के अंदर, मान लीजिए अपने घर के अंदर जितनी भी आप पैदा करेंगे, जितना भी रुपया पैसा पैदा करेंगे और जितने बार खर्चा होगा, उस सभी को मिलाकर क्या कहेंगे? आपके घर की जीडीपी कहेंगे। उसी प्रकार किसी देश की एक सीमा के अंदर उसके कुल उत्पादित होने वाले सामान तथा उनकी सेवाओं की मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र की बात की जाए तो इसके लेखक दोस्तों आपके विष्णु शर्मा हैं। कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। इस पुस्तक में जंगल में निवास करने वाले सभी प्राणियों का सजीव चित्रण किया गया है। याद रखेंगे, इस जो पंचतंत्र पुस्तक है, जो आपने कई कहानियां सुनी होंगी, जैसे मोगली की कहानी, इसके अतिरिक्त दोस्तों आपकी कौवा और लोमड़ी वाली कहानी, ये सारी की सारी कहानियां जो हैं ये पंचतंत्र पुस्तक में मिलती हैं। और इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। ठीक है, मोगली की कहानियां आदि इसी पुस्तक में मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कह रहा है टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बात कर रहे हैं टाटा की एक सुप्रसिद्ध कंपनी है जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, टिस्को, और इसकी स्थापना जमशेदपुर में वर्ष 1907 में की गई थी। ठीक है, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, माफी चाहते हैं। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो जम्मू कश्मीर के अगर लोक नृत्य की बात की जाए, इनमें प्रमुख आपका आता है रऊफ। क्या आता है? रऊफ। और रऊफ जो लोक नृत्य है दोस्तों, ये रऊफ जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में आपका छज्जा नृत्य और कौवा नृत्य, ठीक है, क्रो डांस और आपका छज्जा डांस, ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। और रऊफ डांस भी आपका जम्मू कश्मीर में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस खेल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ियों को याद रखने की एक ट्रिक है, जिनमें आपको याद रखना है एससीएफ। क्या याद रखना है? एससीएफ। 11 खिलाड़ियों का जो एससीएफ होता है वो होता है आपका हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। इनमें सभी में 11-11 खिलाड़ी शामिल होते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है MgCl2 किसका रासायनिक सूत्र है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। MgCl2 आपका हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। किसका? मैग्नीशियम क्लोराइड का। और अगर बात करने NaCl2 की, NaCl या NaCl2 की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा नमक का। किसका? नमक का। और इसको रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है दोस्तों? नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है सोनल मानसिंह किस लोक नृत्य से संबंधित है। अगर बात करें सोनल मानसिंह की तो दोस्तों ये दो नृत्य करती हैं, जिनमें आपका एक नृत्य होता है भरतनाट्यम और दूसरा नृत्य होता है ओडिसी। ये दोनों के दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह भारत की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्यांगना है। वर्ष 1992 में इन्हें पद्म भूषण तथा वर्ष 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण सोनल मानसिंह को किस वर्ष दिया गया। याद रखना है 2003 में, जबकि पद्म भूषण 1992 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो पोंगल त्योहार की अगर चर्चा कर लें दोस्तों, ये होता है आपका तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। और पोंगल वाले ही दिन तमिलनाडु में होता है आपका जल्लीकट्टू। क्या होता है दोस्तों? ये भी याद रखना है, जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दिन क्या होता है, सांडों की लड़ाई करवाई जाती है और यहाँ पर सांडों को कंट्रोल किया जाता है मनुष्य के द्वारा। ठीक है, तो पोंगल वाले दिन ही तमिलनाडु में होता है जल्लीकट्टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कह रहा है इस दौरान जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। इस दिन तमिलनाडु के मूल निवासी जल्लीकट्टू भी मनाते हैं। ठीक है, जल्लीकट्टू भी मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है। तो दोस्तों भारत की जो जनगणना है प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर जो जनगणना है ये दोस्तों आपकी प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। और पहली बार जनगणना अभी हमने बताया था कहाँ हुई थी, मेयो के शासनकाल में हुई थी पहली बार। ठीक है, इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक आधार पर जो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है वो आपकी 1881 में रिपन के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जनगणना से पूछे जा सकते हैं। और जो 2011 की जनगणना थी दोस्तों ये आपकी 15वें क्रम की थी। कौन सी? 15वें क्रम की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और आज़ादी के बाद पूछेगा कौन से क्रम की थी, तो आज़ादी के बाद दोस्तों ये 7वें क्रम की थी। ये भी याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत में जनगणना कितने वर्ष में की जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत में, क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, कह रहा है भारत में मंत्रिपरिषद कैबिनेट प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो अगर बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद या कैबिनेट प्रणाली की, ये जो आपका प्रावधान है ये भी आपका ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, दोस्तों भारत का जो संविधान है ये आपका ब्रिटिश संविधान से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 में क्या लाया गया था, एक एक्ट लाया गया था। ठीक है, 1935 भारत शासन अधिनियम। और इसी अधिनियम से मोस्टली जो संविधान में पार्ट लिए गए हैं वो सारे के सारे 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। और कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जो ब्रिटिश संविधान से भी लिए गए हैं। तो इनमें आपका कैबिनेट प्रणाली आती है जो कि ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यह एक सरकारी निकाय है। कैसा है? सरकारी निकाय है जिसमें वास्तविक कार्यकारी शक्तियां कैबिनेट में निहित होती हैं। यह भी याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है तराइन का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था। ठीक है, किसके मध्य हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। तो दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध वर्ष 1191। ठीक है, 1191 नहीं होगा, यहाँ पर 1192 होना चाहिए। ठीक है, तराइन का जो दूसरा युद्ध था, दूसरा युद्ध पूछा है तो 1192 होगा। ठीक है, 1192 होगा। और ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव इसी युद्ध से माना जाता है। यानी कि दोस्तों भारत में मुस्लिम साम्राज्य की जो नींव रखी गई थी ये तराइन के दूसरे युद्ध से रखी गई थी, क्योंकि आखिरी जो शासक था दोस्तों उस समय कह सकते हो उस समय का आखिरी हिंदू शासक आपका लगभग जो मुख्य रूप से था वो आपका पृथ्वीराज चौहान था। और पृथ्वीराज चौहान 1192 के दूसरे तराइन युद्ध में हार जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों आपका क्या होता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और 1194 में एक और युद्ध होता है। कब होता है तो याद रखेंगे 1194 में ये होता है चंदावर का युद्ध। इसमें दोस्तों जो आपका जयचंद था, जयचंद को आपको पराजित कर देता है कौन, ये आपका मोहम्मद गौरी। ठीक है, जयचंद को पराजित कर देता है मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी पूर्ण रूप से लगभग भारत पर, उत्तर भारत पर कब्जा कर लेता है। ये भी याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक क्रिकेट मैच में जब खिलाड़ी शॉट मारता है तो गेंद जमीन से लड़ते हुए बाउंड्री को छूती है तो कितने रन मिलते हैं। तो याद रखेंगे जब गेंद जमीन से छूते हुए बाउंड्री पर जाती है तो इस समय दोस्तों खिलाड़ी को मिलते हैं 4 रन। जब बैट्समैन बैट्स से गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर भेज देता है
तो इस स्थिति में 6 रन मिलते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखेंगे भारतीय खेल प्राधिकरण, इसको कहते हैं, साई को कहते हैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में भारतीय खेलों के विकास के लिए की गई थी, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो साई की स्थापना 1984 में, इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र था? तो दोस्तों शाहजहां के पुत्र थे 4। कितने थे? 4 पुत्रों में आप याद रखेंगे इनमें से सबसे बड़ा पुत्र आपका नाम था दोस्तों इसका दारा सिकोहा। ठीक है, इसको याद रखना है। जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था दारा सिकोहा, फिर शाह सूजा था, और तीसरे नंबर का औरंगजेब, और चौथे नंबर का मुराद बख्श था। तो इन लोगों को याद रखना है। ये सारे के सारे जो पुत्र थे दोस्तों किसके थे? मुगल सम्राट शाहजहां के। ठीक है, और इसकी पुत्रियां भी थी, इनमें से आपकी जहानारा बेगम, रोशन आरा बेगम और गौहर आरा बेगम। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है बौद्ध धर्म से संबंधित बाराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो बाराबर की गुफाएं हो जाएंगी आपकी जहानाबाद जिले में। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश में हो जाएंगी, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हो जाएंगी, और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हो जाएंगी। ये भी याद रखनी है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो जो बीजिंग है ये दोस्तों चीन की राजधानी है, और बीजिंग नामक शहर में शीतकालीन ओलंपिक 2022 हुए थे। इसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ था? नॉर्वे को, जबकि दूसरा स्थान पर चीन रहा था। भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खान ने भाग लिया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आरिफ मोहम्मद खान जो आपके स्कीइंग से संबंधित एकमात्र खिलाड़ी थे जो भारत की तरफ से भाग लेने चीन गए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अगर बात करें हम बिस्मिल्लाह खान की, तो जो बिस्मिल्लाह खान है ये आपके शहनाई बजाते हैं। क्या बजाते हैं दोस्तों? शहनाई बजाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है इमोर्टल ऑफ मेलुआ। इमोर्टल ऑफ मेलुआ पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा और छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, इमोर्टल ऑफ मेलुआ पूछेगा तो बताना है दोस्तों अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। किसकी? अमीश त्रिपाठी की। अमीश त्रिपाठी के द्वारा हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें से आपकी नागांव का रहस्य, बार ऑफ लंका, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, ये प्रमुख पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और इमोर्टल ऑफ मेलुआ जो पुस्तक है ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव से संबंधित है और ये आपकी लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना में उर्वरक का नाम क्या रखा गया है? तो जो उर्वरक बनाया गया है एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत, ये आपका बनाया गया है भारत नाम से। क्या नाम से दोस्तों? याद रखेंगे, भारत नाम का जो ब्रांड रखा गया है, जो आपके विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक बन रहे हैं, यानी कि जो खाद बनाई जा रही है, चाहे वो आपकी डीएपी हो, चाहे आपकी यूरिया हो, ये सारी की सारी किस नाम से बनेगी? भारत नाम से बनेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अगर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की जाए दोस्तों ये होता है 5 वर्षों का, और अनुच्छेद 67 के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। जबकि उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है दोस्तों ये मिलता है आपका अनुच्छेद 63 में, और जो शपथ है दोस्तों ये कहाँ पर मिलती है? तो याद रखना है ये आपकी 69 में मिलती है, 69 में मिलती है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित 3 अनुच्छेद याद रखने हैं, 63, 69 और 67। 67 में कार्यकाल, 63 में आपका उल्लेख और 69 में शपथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो याद रखना है जो अनुच्छेद 44 है ये आपका यूसीसी से संबंधित है। किससे? यूसीसी से, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम दोस्तों कहते हैं समान नागरिक संहिता, और ये मिलता है आपका डीपीएसपी में। किसमें मिलता है? डीपीएसपी में। ठीक है, ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत मिलता है, और एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर दोस्तों आपका समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां पर लागू है क्वेश्चन पूछेगा तो गोवा बताना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है पंड नल्लू नृत्य शैली किस लोक नृत्य से संबंधित है? अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पंड नल्लू लोक नृत्य शैली की, ये दोस्तों आपकी संबंधित हो जाएगी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। किससे? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख नृत्य शैली है, और इसका जो संस्थापक है ये है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई। ठीक है, ये आपकी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई जो है ये आपकी क्या है? ये क्या है? तो याद रखना है पंड नल्लू नृत्य शैली की संस्थापक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पोट्टी श्रीरामुलु किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों अगर बात कर लें पोट्टी श्रीरामुलु की, तो ये भारत के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। कौन थे? भारत के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने मद्रास से अलग आंध्र प्रदेश नामक राज्य की मांग की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश नामक राज्य की मांग किसने की थी? तो पोट्टी श्रीरामुलु ने की थी। और इस मांग की निर्माण को लेकर उन्होंने दोस्तों क्या किया था? आमरण अनशन किया था। और आमरण अनशन के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इसके बाद आपका मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश राज्य भी बन जाता है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर दोस्तों आपका क्या बन चुका है? आप सभी को पता है, तेलंगाना बन चुका है। ठीक है। और ये जो तेलंगाना है, ये कब बना है? तो 2 जून 2014। कब बना है? याद रखना है, 2 जून 2014 को बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। अगर बात कर लें लच्छू महाराज की दोस्तों, ये हो जाएंगे कत्थक से। और कत्थक जो नृत्य है दोस्तों, ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। संगीत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय क्षेत्र से संबंधित आपका क्या है दोस्तों? कत्थक है। और इसी से संबंधित आपके हैं कौन? लच्छू महाराज। देखिए, अगर आपको मिलता है किसी नाम के पीछे महाराज और पूछ लेगा क्या किस डांस से संबंधित है, डांस पूछेगा, तो कत्थक बताना है। ठीक है। लेकिन छोड़ देना एक नाम जिनका नाम है पंडित किशन महाराज। और पंडित किशन महाराज की बात करें तो दोस्तों ये बताते हैं तबला। क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं तबला। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणगौर नृत्य, क्या कह रहा है? गणगौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो गणगौर हो जाएगा आपका राजस्थान से। और ये दोस्तों आपका देवी पार्वती और भगवान शंकर को समर्पित है। ठीक है। याद रखेंगे, गणगौर राजस्थान का नृत्य। इसके अतिरिक्त राजस्थान में आपका घूमर होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों कालबेलिया होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है। कालबेलिया जो गुलाबो सपेरा इससे संबंधित है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था। यह क्वेश्चन अब पूछेगा कि अवध का नेतृत्व किसने किया था। एक ही बात है, लखनऊ अवध की राजधानी हुआ करती थी। और दोस्तों अगर बात कर लें यहाँ पर नेतृत्व की, तो इसका नेतृत्व किया था हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल, जिसे हम महक परी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये अंग्रेजों से नहीं जीत पाई और नाना साहब को लेकर के कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। ठीक है। ये याद रखना एक ट्रिक है, नाना साहब और बेगम हजरत महल यानी कि महक परी, ये दोनों के दोनों अवध को छोड़कर और कानपुर को छोड़कर कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। कानपुर से नेतृत्व आपका नाना साहब ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने किया था। ठीक है। ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा की किन 2 नदियों का संगम होता है। गंगा किन 2 नदियों के संगम से मिलकर बनती है। ठीक है। यानी कि जो गंगा नदी है, ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जिनके संगम से बनती है। तो गंगा नदी की बात की जाए दोस्तों, ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसकी जो कुल लेंथ है ये आपकी 2525 किलोमीटर है। ठीक है। और भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। कहाँ पर दोस्तों? देवप्रयाग में। एक नदी आती है अलकनंदा, जबकि दूसरी नदी आती है भागीरथी। और देवप्रयाग में इनका संगम हो जाता है। और आगे चलकर ये जो नदी बनती है, ये आपकी गंगा नाम कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां उनके हाथों से कब स्थानांतरित हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दोस्तों बात की जाए तो एक अधिनियम आया था। कब आया था? तो याद रखेंगे, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, 1858 एक अधिनियम आता है, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था, ये इसके हाथों से कहाँ चला गया था? क्राउन के हाथों में चला गया था। किसके हाथों में? क्राउन यानी कि इंग्लैंड के हाथों में चला गया था। इस दौरान गवर्नर जनरल का स्थान पर वायसराय का पद बना दिया गया था। और वायसराय का जो पहला पद था वो आपका लॉर्ड कैनिंग को दिया गया था। किसको? जो अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था 1858 के अधिनियम के तहत। क्योंकि 1857 में क्रांति हो जाती है और इसके बाद ये जो कंपनी का शासन था ये कहाँ पर चला जाता है? क्राउन के हाथों में चला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आपसे निवेदन है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। टॉप 50 क्वेश्चन है और ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है ये आपके लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाली है। जिस भी विद्यार्थी का SSC MTS का एग्जाम है उसके लिए ये रामबाण साबित होने वाले हैं। तो इस क्लास को इस सेशन को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कुछ नहीं मांग रहा है, इस सेशन को शेयर जरूर करना है, भले आप लाइक ना करें लेकिन लाइक भी कर देना है। ठीक है। और दोस्तों में सेशन को शेयर करना है और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना है और देखते रहिए GSF बाय DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में और SSC MTS के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।